नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान किताब 2 का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, और आज उसका है लेक्चर नंबर 8। ओके, और हमारी कौन सी क्लासेस चल रही है? क्लास 11th चल रही है। और तैयारी कौन सी चल रही है? तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आज के लेक्चर 8 में हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है और इससे हमें क्या मिलता है क्या नहीं, आज इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ओके, देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारों की, अधिकारों में ये कहा गया है कि अधिकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो है मौलिक अधिकार। और भारत के संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए। ओके, कितने दिए? 6 मौलिक अधिकार दिए। 6 में से पहला मौलिक अधिकार जो है समता का अधिकार है, 14 से 18। अब कोई बच्चे ऐसा होता है जहां पर मैं ये बताता हूं स्किप कर जाते हैं, स्किप मत करेगा। मैं यहां पर आज एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 दिया गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो 25 से 28 लिखा गया। और फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, वो अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया। ओके, यहां पर ये 5 मौलिक अधिकार हमारे आ जाते हैं। ये 5 मौलिक अधिकार है। ओके, अब जब मौलिक अधिकार दे दिए गए कि भाई आपके साथ छुआछूत अस्पृश्यता नहीं होगी, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, आपको संगठन बनाने की आजादी है, आपको ये काम करने की आजादी है, आप ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, ऐसी बातें सारी की सारी जो बातें हैं वो कहां पे लिख दी गई? इन मौलिक अधिकारों में लिख दी गई। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये आती है कि अगर इन मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाला ही नियम नहीं होगा तो ये मौलिक अधिकार क्या है? बेकार है। ये मौलिक अधिकार क्या है? बेकार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपके लिए ऐसा डाल दिया जाए कि आपको 11th की क्लास मिलेगी, 12th की क्लास मिलेगी, ये वो ऐसा वैसा, और हम रिकॉर्ड कर लें पर हम डालें ना यूट्यूब पे, तो अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी बेकार बात है। तो उसी प्रकार से इतना अधिकार दे देना तो ठीक है, पर अगर ये अधिकारों का उल्लंघन होता है, इन अधिकारों का वायलेशन होता है, तो क्या करें? सवाल बस ये आता है, अगर मान लीजिए कोई महिला है और उसके साथ किसी के आधार पर भेदभाव हो गया। अब भेदभाव हो गया, उसको पता है मेरे उस वाले अनुच्छेद में ये वाला अधिकार दिया गया है और ये भेदभाव गलत है, तो गलत है तो करें क्या करें? वही हम आज के लेक्चर में जानेंगे। अगर आप किसी विशेष जाति समुदाय से, विशेष धर्म समुदाय से आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम क्या करें, वो हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो इसलिए क्या है कि इन 5 मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाला, एक्टिव बनाने वाला, या अगर इन 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को क्या करना है वो बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है हमारा 6th और लास्ट एंड द फाइनल फंडामेंटल राइट। और ये आर्टिकल 1 में ही आ जाता है, बस आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में ही डाला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही तो अनुच्छेद है, एक ही आर्टिकल है, क्या इंपॉर्टेंट है? अगर पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो मौलिक अधिकार है, और अगर मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है तो वो अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 32 है। क्योंकि इतने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इन मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हमें क्या करना है? अगर यह संविधान नहीं बताता तो शायद ये 5 के 5, या पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो 6 के 6 अधिकार क्या हो जाते? निष्क्रिय हो जाते, नॉन एक्टिव हो जाते, बेकार हो जाते। जैसा कि मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं पर किसी ने आकर के मुझे चाटा मार दिया, मेरे विचारों को रोक दिया, मेरे विचारों को गलत बता दिया। अब मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरा मौलिक अधिकार है, उल्लंघन हुआ है, पर क्या करना है ये कौन बताता है? ये अनुच्छेद 32 बताता है। ये हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट है वो बताता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, आप यहां पे देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब आपके उपचार जो रेमेडीज है वो रेमेडीज संविधान में करी गई है। अब एक जब बात डिबेट चल रही थी संविधान सभा में, और इस आर्टिकल 32 की इंपोर्टेंस को बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं वो बात सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप एक ऐसा अनुच्छेद या एक ऐसा काम इस संविधान में बता दीजिए जिसको हटाने के बाद आपको संविधान बिल्कुल शून्य लगेगा, बिल्कुल जीरो लगेगा, तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो आर्टिकल, वो अनुच्छेद 32 है।
अगर ये आर्टिकल 32, आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो है, अगर ये हटा लिया जाएगा ना, तो ये संविधान बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल शून्य पर आकर के खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल होना ना होना फिर ये संविधान का बराबर हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट मतलब हृदय, हमारा दिल, और सोल मतलब आत्मा। हमारा दिल और आत्मा, संविधान की जो हृदय और आत्मा है, वो किसको कहा है? आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने संविधान का निर्माता कहा, जिस व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान संविधान में दिया, वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के लिए कह रहा है कि अगर ये वाला आर्टिकल हट जाए तो संविधान ही बेकार है। भाई आज अब मेरे शरीर में से दिल निकाल दिया जाए, एक किडनी निकाल देंगे चलेगा, एक हाथ काट दोगे चलेगा, एक पैर काट दोगे चलेगा, ओके चलता है ना, फिर भी हम जी रहे हैं। पर अगर दिल निकाल दोगे तो काम खत्म, दिल निकाल दोगे तो काम ही खत्म। मतलब और सोल, आत्मा, और आत्मा तो जिस दिन निकल जाएगी फिर उस दिन ना तो सर खड़े दिखेंगे, ओके फिर कुछ ही नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्या है कि इसको क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल, संविधान का हार्ट एंड सोल। कि मतलब इस आर्टिकल को निकाल दोगे आप तो जैसे दिल को शरीर में से निकाल दिया जाता है, व्यक्ति मर जाता है, वैसे संविधान मर जाएगा। अगर आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है, मतलब संविधान से ये अनुच्छेद 32 बाहर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर मामला ही खत्म है, पूरा संविधान ही खत्म है, फिर कुछ बचा नहीं। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अब यहां से हमें एक बात और समझ में लेनी चाहिए, यह बात हमें क्लास 9th में भी पढ़ाई गई थी। क्लास 9th में भी पॉलिटी में पढ़ाई गई थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा कहा है, इस अनुच्छेद 32 को। और ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे 9th में भी सवाल पूछे गए होंगे, 11th में भी 100% इस पे से सवाल पूछा जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक इस पे सवाल पूछा जाता। सवाल क्या पूछा जाता सुनिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को, कौन से आर्टिकल को भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा का है? तो आंसर आएगा आर्टिकल 32। ओके, दूसरे तरीके से सवाल यह बनता है, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो आंसर आएगा डॉक्टर अंबेडकर। ओके, तीसरी प्रकार से सवाल यह बनता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, किसकी संख्या दी है? तो फिर आप कहेंगे हृदय और आत्मा की। तो मतलब यहां पर इस एक लाइन में से आपके पास 3 प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आ सकते हैं, और काफी बार तो इनमें एक पूरा लॉन्ग आंसर भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 30 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हृदय और आत्मा भारतीय संविधान की बताया है। तो प्लीज कृपया करके आप इसे विस्तार में समझाएं। तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ भाई ये कारण थे, इस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही है। तो आर्टिकल 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो है अधिकार है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके तहत बात क्या कहेगी? इसके तहत ये बात कही गई कि अगर इन पांचों में से किसी, इन पांचों अधिकारों में से, पहले यहां पर आप आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था जिस पर हम आगे पढ़ेंगे, तो इन 6 में से अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इस अधिकार का प्रयोग कर करके उस उल्लंघन का सही करवा सकते हो। अब कहां से सही करवाओगे? तो बोला गया आप कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, ये उच्चतम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और ये हाई कोर्ट उससे नीचे है, उच्च है पर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की गई। हाई कोर्ट के लिए जो कहा गया है वो अनुच्छेद 226 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अब ये जो दोनों कोर्ट है ये करते क्या है? ये दोनों कोर्ट रिट जारी करते हैं। ठीक है, क्या जारी करेंगे? रिट जारी करेंगे। अब ये रीट क्या होता है? रीट 5 प्रकार की, वो 5 प्रकार की रीट पढ़ेंगे। राजस्थान में जो बच्चे रहते हैं वो रीट सुनते होंगे, एग्जाम जो होता है रीट का टीचर वाला, ये वो वाला रीट नहीं है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट रीट है। तो उस रीट के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, 5 प्रकार की वो रीट कौन सी है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं? रीट जारी कर सकते हैं। पर अब सवाल यह आता है कि ज्यादा पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास है? और इस आर्टिकल का क्या महत्व है मैं आपको वो और बताऊंगा। देखिए, पहली बात, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार मिला है और हाई कोर्ट को 226 के तहत अधिकार मिला है। इनको यह अधिकार दिया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार को लेकर के ही रिट जारी करनी है। अभी रिट क्या होती है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मतलब एक तरीके से एक आदेश दे रहे हैं
ठीक है, ये आदेश दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपने टीम के पास फोन करा कि मनीष सर ने आज लेक्चर नहीं आया है, ठीक है, सर ने फिर टीम ने निखिल सर को या राहुल सर को बताया कि सर मनीष सर का लेक्चर नहीं, फिर सर ने मुझे आदेश दिया कि मनीष सर आप जाइए और टीम को बोलिए कि आज का लेक्चर डाले। तो यहां से क्या होगा, निखिल सर ने आदेश दे दिया कि सर आप लेक्चर बनाइए और लेक्चर डालिए। तो एक तरीके से आदेश देने की प्रक्रिया वहां बताई गई। तो यहां पे क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो ही आप रिट जारी करेंगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की है, बाकी अगर किसी कानूनी अधिकार या और कुछ होता तो आपको उसमें रिट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीधी सी बात यह है कि वहां पे आप ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं करेंगे, मामले तो सुनेंगे, आपका काम ही वो है, पर आप रिट जारी नहीं कर सकते, मतलब अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकते। बोले ठीक है। और इनको क्या ताकत दी गई, इनको यह कहा गया कि आप सभी प्रकार के अधिकार या सभी प्रकार के जो कानूनों से नियम बने उनकी भी आप उनमें भी रिट जारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे वोटिंग राइट भी नहीं मिल रहा है तो भी मैं क्या है, यहां पर हाई कोर्ट जा सकता हूं और वो रिट जारी कर सकते हैं कि भाई वोटिंग अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो। पर यहां पर मौलिक अधिकार के लिए जाना होगा और यहां पर सभी कानून जिसमें कि मौलिक अधिकार भी आ जाते हैं। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को और या किसी भी सरकार को रिट जारी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकार का मतलब क्या है, भारत के कोने में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वो रिट जारी कर सकता है। भारत की केंद्र सरकार को रिट जारी कर सकता है। भारत के जो 28 राज्य हैं उनकी सरकारों को रिट जारी कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो सरकारें बैठी हैं उनको भी रिट जारी कर सकता है। ये सबको कर सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है। और ये किसको जारी कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के व्यक्ति को, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के व्यक्ति को और राज्य सरकार को। ठीक है, तो इनका दायरा पूरे देश में फैला हुआ है और इनका दायरा एक राज्य तक ही फैला हुआ है। अब एक बात सुप्रीम कोर्ट के लिए और कही गई, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत यह बताया गया है कि भाई आप रक्षक हैं, रक्षक और गारंटी देने वाले व्यक्ति हैं। अगर यह पूछा जाए अनुच्छेद 32 का या मौलिक अधिकारों का रक्षक गार्जियन किसको बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप क्या करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना यह आपकी जिम्मेदारी होगा, ना कि हाई कोर्ट की। ठीक है, ना कि हाई कोर्ट की। तो यह जिम्मेदारी रक्षक बनाया है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट का काम और भी बढ़ जाता है। ओके, उन पर जिम्मेदारी है कि उन मौलिक अधिकारों को बचा करके रखना है। ठीक है, अब यहां पर आगे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कोर्ट ने यह बात भी बोली कि आर्टिकल 32 को, जो आर्टिकल 32 है, उसको कभी भी उसका क्या संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका संशोधन नहीं हो सकता। हम आगे जाकर के एक केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस। ठीक है, 1973-74 का वो केस रहा। उस केस में काफ़ी बातें उजागर हुई। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें संविधान को लेकर के और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आई। उस केशवानंद भारती केस में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है वो ये आती है, मूलभूत नियम। ठीक है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत जो संरचना है। तो उसमें कोर्ट ने ये बात कही कि संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उसका संशोधन नहीं हो सकता, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। मूलभूत की मतलब क्या है, समानता, इक्वलिटी। कल को कोई भी ऐसा कानून ना बने कि जो समानता के खिलाफ हो, आप ऐसा संशोधन, ऐसा बदलाव संविधान में नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा बदलाव आप नहीं कर सकते जो कि मूलभूत हो, जो बेसिक हो, जो बहुत ही जरूरी हो। कल को आप वोटिंग राइट हटा दो, बिल्कुल नहीं, बेसिक है, मूलभूत है, जरूरी है। जीवन का अधिकार ये मूलभूत है, आप इसको नहीं हटा सकते। इसीलिए तो कहा गया कि अगर आपातकाल का समय भी आ जाएगा, इमरजेंसी भी लग जाएगी देश में, तो भी आर्टिकल 21 रहेगा। इसलिए तो कहा गया जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, उसको कहा गया। तो केशवानंद भारती केस के बाद काफी मुद्दे उठे और उसके बाद कोर्ट में एक बात और जाती है, वो कहा गया कि आर्टिकल 32 जो है ये मूलभूत है भारतीय संविधान का, बेसिक बात है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं मनीष सर, ओके, क्या कहा कि अगर इंसान के व्यक्ति के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है अधिकार, तो भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार, और अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे मूलभूत है। इसमें कभी भी संसद संशोधन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं करेगी, बदलाव नहीं करेगी, उसको नहीं हटा सकती। वो ऐसा का ऐसा रहेगा। संपत्ति का अधिकार हटा करके आपने और कहीं डाल दिया चलेगा, पर इसको आप नहीं हटा सकते। मूलभूत वो भारत की संविधान की इकाई है। ओके, अब एक बात और समझते हैं
कि जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह हृदय और आत्मा है। क्यों कहा ऐसा? मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बार बार मैं इतने से कह रहा हूं कि अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। ओके, और हम पहले चैप्टर में ये पढ़ करके आ चुके हैं कि संविधान की सबसे बड़ी जो सत्ता है वो भारत की जनता है। सारी की सारी पावर, सारी की सारी ऑथोरिटी जिसको दी है वो कौन है? जनता है। जनता सबसे महत्वपूर्ण है और जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने वाला अनुच्छेद 32 है या 6th फंडामेंटल राइट है वो है। तो इसलिए क्या हो गया, यह अनुच्छेद 32 जनता का रक्षा करता है, जनता की रक्षा करता है। और संविधान किसके लिए है? जनता के लिए तो है। संविधान की सर्वोच्च सत्ता कौन है? जनता ही तो इसलिए भी कहा कि केवल संविधान बना ही जनता के लिए है और जनता को अगर रक्षा नहीं मिलेगी तो फिर संविधान तो शून्य हो जाएगा। यही तो बात डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे कह रहे हैं। तो कोर्ट ये बात कह देता है कि भाई आप मूलभूत है, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 में एक बात और कही गई, वो ये कहा गया कि अगर कभी संसद को ये महसूस होता है कि भाई ये जो रिट जारी करने वाली प्रक्रिया है, अभी हम जो 5 रिट पढ़ेंगे, उन 5 रिट को जो जारी करने का अभी अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, ये बात अभी हमने पढ़ी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत है। तो आर्टिकल 32 ये भी संसद को अधिकार देता है कि अगर संसद को कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी और संस्था को, मतलब मान लीजिए कल को जिला न्यायालय को भी दे दे, वह जिला न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। भाई रिट एक तरीके का एक विशेष प्रावधान है, वो जिला न्यायालय भी जारी कर सकता है, या कल को मान लीजिए जो जिला कलेक्टर है उनको भी दे दे कि जिला कलेक्टर भी रिट जारी कर सकता है। तो इन्होंने ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संसद को ये ताकत देता है कि भाई और किसी संस्था को भी अगर आप रिट जारी करने की अनुमति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय के अनुसार आपको लगे कि नहीं ये संस्था को देना चाहिए तो दे सकते हैं, पर ये अधिकार जो है ये सुरक्षित रहने चाहिए। ओके, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे हमारे जो रिट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, 5 कौन सी रिट्स दी गई है उन पे चर्चा करेंगे। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके। किसको व्यवहार में लाया जा सके? जो आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, 5 जो मौलिक अधिकार दिए हैं। छठा तो हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है। तो जो 5 मौलिक अधिकार दिए हैं उनको व्यवहार में लाया जा सके, कोई ऐसा भी तरीका होना चाहिए। ठीक है, और अगर उल्लंघन होने पर उनके अधिकारों की क्या करी जाए? रक्षा भी करी जाए। तो कोई ऐसा तरीका, ऐसा सिस्टम या ऐसा वे होना चाहिए जिससे कि जब भी उन अधिकारों का उल्लंघन हो तो उनकी क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए, और ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि उन्हें क्या है? व्यवहार में ला सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यही वह मीडियम है, यही वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। मीडियम में साधन का मतलब क्या है? जैसे कि अभी आप मुझे फोन में देख रहे होंगे, तो फोन क्या हो गया? मुझसे आपको पढ़ने के लिए एक साधन मिल गया, एक मीडियम बन गया। मैं घर से यहां तक आता हूं, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूं, तो मोटरसाइकिल मेरे लिए यहां तक पहुंचने का एक साधन हो गया, एक मीडियम हो गया। तो यहां पर अगर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के लिए मैं क्या कर सकता हूं? उनको, जो मौलिक अधिकारों को कैसे व्यवहार में ला सकता हूं कि वो मौलिक अधिकार मुझे मिले? तो उसके लिए क्या साधन है? उसका साधन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर संविधान का हृदय और आत्मा की संख्या दी है। ये है बाबा साहब अंबेडकर, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संख्या दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अगर किसी भी नागरिक का अगर जो अधिकारों से प्राप्त है उसका क्या हो रहा हो? उल्लंघन किया जा रहा हो, तो उसके लिए आप क्या है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और आप सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह ताकत मिली हुई है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, उनको व्यवहार में लाने के लिए सरकार को वो क्या आदेश और या निर्देश दे सकते हैं। या तो ऑर्डर देंगे करो ये, नहीं तो डायरेक्शन देंगे ऐसा ऐसा करो, इससे ये मौलिक अधिकार लागू हो जाएगा। ठीक है, आदेश और निर्देश में भी एक बहुत बड़ा वो होता है। आदेश तो ऑर्डर ही है, मैं आपको कह दूं पढ़ो, ये ऑर्डर है, पढ़ना ही। एक निर्देश होता है, डायरेक्शन होता है, बेटा पढ़ लिया करो, जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं, आदेश तो नहीं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है। तो अब न्यायालय, देखिए न्यायालय का जो काम है ना वो आदेश जारी करना ही है। ठीक है, न्यायालय क्या करता है? भाई अच्छा इस व्यक्ति ने गलती करी, ठीक है इसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, ये ऑर्डर ही है।
ये ऑर्डर ही दे रहा है ना, अच्छा ये काम नहीं हुआ, सरकार ये काम करे। ऑर्डर देने का काम ही न्यायालय का, ठीक है भाई, वो ऑर्डर देता है तभी जस्टिस होता, नहीं तो नहीं हो पाता। तो उनका काम ऑर्डर देने का ही है। परंतु मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में क्या होता है, विशेष आदेश देता है। स्पेशल ऑर्डर क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे रहे हैं, और उन्हीं स्पेशल ऑर्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं, या तो प्रादेश हिंदी में कहते हैं या रिट इंग्लिश में कहते हैं, प्रादेश या रिट। अब एक बार इस रिट को समझ लेते हैं। रिट यहां पर ये वाली है, WRIT रिट, और इंग्लिश में ये जो रिट है ना, ये अंग्रेजी शब्द है, और इस अंग्रेजी शब्द का मतलब है एक विशेषाधिकार प्रावधान है, एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर प्रावधान है, ठीक है। और इस रिट का क्या है, रिट पहले के समय में तो क्या होता था कि राजा महाराजा ही जारी कर पाते थे, और ये जैसे इंग्लिश है तो इंग्लैंड वालों में राजा रानी महाराजा वही जारी कर पाते थे, और उसको क्या कहा गया है, न्याय का झरना कहा गया है। क्या कहा गया है, न्याय का झरना, ठीक है। झरना जानते हैं ना, पानी चलता रहता है वहां पे, तो ये न्याय का झरना कहा गया कि ये जस्टिस के लिए बहता ही रहता है, क्योंकि इसके बिना, इन रिट के बिना क्या है, जस्टिस नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता। अब 5 रिट या 5 प्रादेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वो कौन कौन से हैं वो जानते हैं। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या हम इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब साफ आपको देखने को बंदी, बंदी कौन होता है, जब जिसको पुलिस पकड़ के ले गई हो और उसको जेल में डाल दिया, उसको बंदी बना लिया, ठीक है, यही तो कहता है बंदी, वही हो गया। और प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष करो, मेरे सामने क्या करो, प्रस्तुत करो। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि जिस व्यक्ति को अपने बंदी बना रखा है, हिरासत में ले रखा है, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब आ जाता है को प्रस्तुत करो का आदेश, को प्रस्तुत करो का आदेश। भाई मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे, आदेश ही देंगे, ऑर्डर ही देंगे। और मैंने क्या कहा, नाम से सब कुछ समझ जाओगे आप। बेटा शब्दों को हल्के में मत लिया करो, मत लिया करो शब्दों को हल्के में, एक एक चीज को समझा करो, समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ वर्ड्स इंग्लिश के तो फिर भी ऐसे होते हैं कभी कभार नहीं समझ में आते, हिंदी वाले में तो डायरेक्ट आपको मीनिंग निकल के आ जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मेरे सामने प्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष मतलब सामने, डायरेक्ट मेरे सामने दिखाओ, ठीक है। तो बंदी को क्या करो, मेरे सामने प्रत्यक्ष करो, इसका आदेश दिया को प्रस्तुत करना, मेरे सामने प्रस्तुत करना। तो ये हैबियस कॉर्पस, इसमें यही बात कही जाती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल 2 व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक पुलिस वालों ने क्या करा, इस एक्स व्यक्ति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इस एक्स व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। परंतु अब क्या हो रहा है कि पुलिस ना तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहा है, और वैसे 24 घंटे के अंदर लेकर के जाना चाहिए, अगर नहीं लेकर के जाता है तो क्या हो रहा है, उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। भाई स्वतंत्रता के अधिकार में बात लिखी है, इसको 24 घंटे के अंदर लेकर के जाओ, नहीं लेकर के जा रहा है। वकील करने का सबको अधिकार है, तो एक्स ने क्या कर रखा है, वकील कर रखा, वकील को पता चला नहीं लेकर के, बोले अच्छा, तो वकील क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस लगाएगा। वकील ने कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगाई, और हैबियस कॉर्पस लगा करके बोलेगा इसको है ना 2 दिन से पुलिस ने जबरदस्ती बंद कर रखा है, तो इसको क्या करे, आजाद करा जाए उसको। तो कोर्ट फिर पुलिस को या उस प्रशासन को आदेश देगा कि आप इस एक्स व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो। फिर वो पूरी जानकारी लेगा, क्यों गिरफ्तार करा है, क्या कारण है, लाओ चार्जशीट पेश करो, फिर उस पर पूरी सुनवाई होगी, फिर उसके हिसाब से वो आदेश देगा कि गिरफ्तार कर लीजिए या इसको छोड़ दीजिए। पर एक बार तो प्रत्यक्ष या उसको प्रस्तुत करना ये क्या है, जरूरी। तो जब वहां पे आदेश नहीं दे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पुलिस हो सकती है किसी को जबरदस्ती उठा ले, किसी के साथ उसके कोई बिल्कुल ऐसी लड़ाई हो रखी हो, ठीक है। पुलिस में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जो पर्सनल जो पड़ोसी है वही हो, कल को लगा पड़ोसी एक पुलिस है, उसको लगा यार अच्छा ये ज्यादा ही करता, ले कल ही उठा लो इसको। तो वहां पे जरूरी है कि भाई हमें कोर्ट जाने के अधिकार हो, तो वहां पे वकील जाकर के कोर्ट में ये लगा देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बस अगर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझना है तो यह लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत करने का आदेश, कि न्यायालय जो है, और यहां पे न्यायालय जो कोर्ट है वो 2 ही ध्यान रखिएगा बस, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय दे ही नहीं सकता रिट, उनको आदेश, उनको अधिकार ही नहीं दिया संविधान ने कि वो ये जारी कर दे। तो न्यायालय के पास ये अधिकार होता है, वो प्रस्तुत करने का एक आदेश देता है। अब किसको देगा, जिसने उसको गिरफ्तार कर रखा है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अब
गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करा, कोर्ट के सामने लाया गया। कोर्ट के सामने लाया गया और पता चला कि इसको तो गैर कानूनी तरीके से पकड़ा है, गलत पकड़ा है, या असंतोषजनक है, मतलब जिस कारण से उसको पकड़ा है वो कोई सेटिस्फेक्शन रीजन नहीं है, ठीक है, उसको पकड़ लिया। ऐसे नहीं पकड़ सकता, कोई कारण हो, उसको अगर बिना कारण के पकड़ लिया तो क्या होगा, वो न्यायालय उस व्यक्ति को आजाद करने की आदेश दे देगा या व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे देगा। पर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसा नहीं है कि आपको हर मौके पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला मिल जाएगा। पहली तो ऐसी चीजें, ये बात वहां लागू नहीं होती, वो बता रहा हूं। पहला तो अगर हिरासत अभी कानून में चल रही हो, मतलब अभी आप कानून के केस के ट्रायल पर हो, तो आपको नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कही गई है कि अगर आप न्यायालय ने आपको गिरफ्तार करवाया है, ठीक है, अगर आप कोर्ट के द्वारा हुए हो तो आप वहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लग सकता। तीसरा, अगर आपने विधानमंडल या न्यायालय की अवहेलना करी है, ठीक है भाई, विधानमंडल मतलब संसद और जो राज्यों की विधानमंडल है उनके आप बुराई कर रहे हैं। कभी भी एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, किसी के भी पक्ष विपक्ष में बोलना आपकी आजादी है, कोर्ट के विपक्ष में मत बोल देना बेटा, कभी भी मत बोल देना, किसी भी कोर्ट के विपक्ष में बोलना सबसे बड़ा अपराध है। आप ये कह दो कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही है, हाई कोर्ट ऐसे ही, नहीं, कतई मत बोल देना बेटा, जमानत ही नहीं मिलेगी जीवन में। आपने कभी नेताओं को भी देखा होगा, हर बार सरकारें, हर बार नेता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों से खुश नहीं होती है, पर आपने कभी देखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए गलत बोलते? नहीं, वो क्या बोलेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस फैसले पर वापस से याचिका लगाएंगे और माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि उस याचिका पर थोड़ा विचार करें, और बाकी तो सर्वोच्च भारत में न्यायालय है तो हम उनकी आदर सम्मान करते हैं। कभी वो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि भाई पता है पुलिस वालों ने पकड़ लिया, छुड़ाने वाला कौन है, कोर्ट वाले ही है, और कोर्ट वालों के खिलाफ बोल रहे हैं तो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलना। तो न्यायालय की अवहेलना आप लोग नहीं कर सकते। तो अगर कानून के समक्ष वो चल रहा हो अभी, या दूसरा आपने विधानमंडल की या उनकी अवहेलना करी हो न्यायालय की, या न्यायालय के द्वारा ही क्या हो, गिरफ्त में हो, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता, आपको वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का कानून नहीं मिल सकता। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, कहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगेगा, अगर न्यायालय के क्षेत्र से वो बाहर हो। न्यायालय के क्षेत्र से बाहर का मतलब क्या हो, जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान के व्यक्ति हैं और आपने राजस्थान के हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की बात लगाई है, ठीक है, परंतु आपका कोई जो काम है वो कुछ यूपी में हुआ है, तो वहां पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको गिरफ्तार यूपी में करा है और आप राजस्थान में रहते थे, पर राजस्थान हाई कोर्ट में आपने वो लगाई, तो वो उनके न्याय क्षेत्र में नहीं आती, मतलब उनके एरिया में, उनके जुरिस्डिक्शन, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो वो वहां पर भी नहीं करेंगे। ओके भाई, जैसा फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप मुझसे कोई पॉलिटी का डाउट पूछोगे मैं बता दूंगा, इकोनॉमिक्स का भी कुछ तक पूछ लोगे मैं बता दूंगा, पॉलिटी और इको मुझे आती है। पर मुझे कल को बोला सर केमिस्ट्री का डाउट बताओ, अरे भाई अपने अंडर में नहीं है, मामला ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है अपना मामला, ठीक है। आप मुझे कहोगे नहीं सर फिजिक्स का एक डाउट सॉल्व कर दो, भाई घर ही चला जाओ वापस। तो वही वाली बात है, तो अगर आपके एरिया, मतलब आपके अधिकार में नहीं है वो चीज, ठीक है, आपके अधिकार में नहीं है, हमें नहीं है पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। दूसरा है परमादेश। अब देखिए नाम से पता चल गया, परमादेश, परम आदेश। परम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हमने कहता परम पूज्य, तो सबसे ज्यादा हमारे लिए पूजनीय जो है वो, ठीक है। तो परम आदेश जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर जो होता है वो, तो यहां पर क्या कहा गया है इसमें, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। हम में कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह रहे हैं कि हम आदेश देते हैं, तो उसे क्या कहा गया, परमादेश कहा गया। इसे इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। अब देखिए, अब इंग्लिश में तो फिर भी नहीं समझ में आएगा, पर हिंदी में तो समझ में आ रहा साफ साफ। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। देखिए अभी यहां पे क्या बात हुई है, ये किसको जारी किया जाएगा, एक सार्वजनिक पदाधिकारी, मतलब कोई सरकार के पद पे बैठा हो कोई अधिकारी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आप ऑफिस में गए, वहां पे कोई अधिकारी बैठा हुआ है और वो अपने संवैधानिक दायित्व, या तो सार्वजनिक पद पे और या कोई संवैधानिक दायित्व पर, संवैधानिक दायित्व मतलब कोई मंत्री हो या कोई हो, तो संवैधानिक दायित्व पर जो बैठा है का पालन नहीं कर रहा हो, मतलब जो उसके काम है वो काम नहीं कर रहा हो, और उन कामों के कारण क्या हो रहे हैं, मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। और उनके कारण क्या है, मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एक्स जो है वो लड़की है, ठीक है, ठीक है, एक्स जो है वो लड़की है, उसको
एक स्कूल में पढ़ने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उसे कहा गया कि नहीं आप लड़की हैं और हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे स्कूल सरकार की है और सरकार में लड़का लड़की दोनों के लिए, पर मना कर दिया, बोला हम आपको नहीं पढ़ाते। या मान लीजिए वो विशेष एक जाति की हो या विशेष एक धर्म की, उसको मना कर दिया कि बोला नहीं पढ़ाते, ठीक है बोले अच्छा। तो अब क्या हुआ, अब ये मान लीजिए जैसे पुलिस के पास चली गई, पर पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। अब पुलिस ने जब कुछ नहीं करा तो क्या करा गया, इसने मैंडेमस लगा दिया परमादेश का करा कि सर मुझे ये अधिकार मेरा वायलेट करा जा रहा, उल्लंघन हो रहा है, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। अब पुलिस में जो है वो सार्वजनिक पदाधिकार है, अब वो काम नहीं कर रहा, उससे क्या हो रहा है, उसका बच्ची का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। और कोई अधिकार भी होता तो एक बार सोच लेते, पर मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उनको अगर वो अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं और ऐसे दायित्व ऐसे काम जिनसे कि मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उस पर क्या प्रमादेश जारी किया जा सकता है। पर अब प्रमादेश भी हर जगह जारी नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी जगह जहां पे नहीं होता, तो एक तो क्या कहा गया है, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध नहीं होगा। भाई कोई प्राइवेट वाला हो उसके खिलाफ नहीं होगा, एक आप इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं आपका, आप मेरे खिलाफ ले जाकर प्रमादेश नहीं कर सकते। कल मान लीजिए 2 वीडियो नहीं आए, आपने ले जाकर कोर्ट में बोलो सर प्रमादेश तो ललन शेर को नहीं, क्योंकि निजी इकाई आ गई ना, निजी व्यक्ति या निजी इकाई, ना तो आप मेरे खिलाफ प्रमादेश जारी करवा सकते हैं और ना ललन शेर के खिलाफ करवा सकते हैं, ठीक है। यहां से आपका कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई आप हमसे नहीं और किसी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर वो नहीं कर सकते। किसी गैर संवैधानिक विभाग, गैर संवैधानिक विभाग का मतलब है, संवैधानिक विभागों का मतलब है जो संविधान के द्वारा बने हो, जो संविधान के द्वारा बने हो, और गैर संवैधानिक विभाग जो संविधान के अनुसार या संविधान में उनका वर्णन ना हो। जैसे कि मैं बात करूं नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग क्या है, ठीक है, नीति आयोग एक प्रकार से पूरा सरकार का स्ट्रक्चर है जो तैयार करता है कि हमें आगे क्या करना है। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं हो, जब कर्तव्य विवेकानुसार, विवेकानुसार मतलब सोच समझ करके करने वाला कर्तव्य हो, काम हो, जरूरी ना हो, बिल्कुल ही जरूरी ना हो, जरूरी हो तो वहां पे प्रमादेश जारी कर दिया जाएगा। और विवेकानुसार है कि हाँ भाई चल रहा है काम या सोच समझ करके ले रहे हैं डिसीजन, तो ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध भी आप नहीं कर सकते, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इनको थोड़े से और भी विशेषाधिकार हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे, तो इनके विरुद्ध में भी जारी नहीं हो सकती। हाई कोर्ट के जो जजेस अभी बैठे हुए हैं उनके भी ये नहीं हो सकता कि आप उनको प्रमादेश जारी कर दो कि नहीं सर आप काम कैसे नहीं कर रहे। तो यहाँ कुछ ऐसे स्थान और भी हैं, पर जो मुख्य आपके लिए काफी है, तो इन जगहों पर क्या प्रमादेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है निषेध आदेश, इसे प्रतिषेध भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं चर्चा करूं तो प्रतिषेध भी इसे कहा जाएगा, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। अब ये क्या होता है, साफ पता चल रहा है निषेध, निषेध का मतलब कैसा होता है, मना करना, ठीक है। निषेध का मतलब मना करना कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। और मना कैसे करा जाएगा, रोकना, रोक करके। तो यहाँ का मतलब निषेध आदेश का मतलब क्या है, रोकना, कि कुछ काम करने से क्या हो, आप रोक रहे हो। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। देखिए अधिकार क्षेत्र को समझिए पहले तो। अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है जुरिस्डिक्शन। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, भाई एक मेरा अधिकारों का क्षेत्र है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहता हूं, मेरे मकान पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, ठीक है। मैं मेरे मकान में कुछ भी करूं, ये मेरा अधिकार है। मैं मेरे मकान को बेचूं, मेरे मकान में दुकान बनाऊं, मेरे मकान पे मॉल बनाऊं, मेरा अधिकार है। पर अब एक बात हो, तो मैं पड़ोस वाले के में कर सकता हूं, नहीं। तो मेरा अधिकार क्षेत्र कहां तक रह गया, मेरे मकान तक रह गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि सभी कोर्ट का क्या है, एक अधिकार क्षेत्र है कि भाई आप यहां तक ही काम कर सकते हैं, इसके बाद का काम इसका है। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, उसको काम सौंपे गए कि भाई आप इतने लेवल तक के जो मामले ना वही देखेंगे, इससे बाहर का मामला हाई कोर्ट देखेगा। फिर हाई कोर्ट की भी कुछ सीमा तय करी गई है, कुछ लिमिट्स लगाई गई है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं, इससे बाद का सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, और फिर संसद, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी क्या हुआ, लिमिट्स हुई है। अब जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या करा, कोई या जिला न्यायालय जैसे हम लोग बोलते हैं, उसने एक कोई ऐसा मामले पर सुनवाई करना शुरू कर दिया जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, तो उसने क्या कर दिया, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर दिया, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से वो बाहर चला गया। आ रही बात समझ में। तो जैसे ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया और हाई कोर्ट को पता चला ये तो मेरा मामला है, तो इसने क्या करा, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दिया कि क्या करा जाए, आप ये काम करने से रोकिए और ये मेरा अधिकार क्षेत्र, इस पर मैं काम करूंगा।
कभी मान लीजिए हाईकोर्ट ऐसा काम करने लग जाए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसको कौन जारी कर देगा? सुप्रीम कोर्ट कर देगा कि ये काम आप मत करो, ये आपका नहीं है। तो निषेध, मना कर दिया, कैसे? रोकना, कि आप रुक जाइए, ये आप नहीं कर सकते। और अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं, उन्हीं पर ही जारी होता है। न्यायिक या अर्ध न्यायिक की संस्थाओं पर, न्यायिक या अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है? जो न्याय देने वाली हो, जो जुडिशियल हो, उन्हीं पर जारी होगा, बाकियों पर नहीं होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है, ठीक है। बाकी आप किसी प्रशासनिक इकाइयों को इनको आदेश नहीं दे सकते। आप कलेक्टर को नहीं कह सकते हैं कि भाई आप ये काम मत करिए, या नहीं। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि फिर कलेक्टर की वैल्यू ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की, नहीं, ऐसी बात है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी बात रिट की हो रही है, ठीक है, रिट जारी करने की। भाई ये काम करने से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलेक्टर को मना नहीं, भाई आप मत करो, या हाई कोर्ट उसको मना नहीं, इनको नहीं। ये जो जुडिशियल है ना, जहां पर आपको कुछ डिसीजन लेने की पावर आपको दी गई, ठीक है, आप डिसीजन, न्याय करने वाली, जो जस्टिस करने वाली जो बॉडीज है, उनके साथ ही ये सीन होगा। तो ये निषेध आदेश आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्यो वारंटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यो वारंटो। यहाँ पे साफ ही पता चल गया वारंट के द्वारा, कि आपको वारंट के द्वारा मतलब आपको थोड़ा सूचना देनी होगी। वारंट के द्वारा वारंट जारी कर दिया गया। अब क्या है, इसको देखिए। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई ये एक्स व्यक्ति है। अब ये एक्स व्यक्ति इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए एलिजिबल ही नहीं है, इस पद पे बैठ ही नहीं सकता है। तो इस पद पे वो कैसे बैठ गया? वो उसका कानूनी अधिकार है ही नहीं, वो उस पद पे बैठ ही नहीं सकता। तो क्या होता है? अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर दिया जाता है, मतलब वारंट जारी कर दिया जाता है कि आप वहां पर बैठे, तो बैठे कैसे? ओके, मतलब आपको लगा कि भाई आप इस सरकारी ऑफिस में गए और उस सरकारी ऑफिस में जो व्यक्ति बैठा है वो तो जितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस एलिजिबिलिटी के अनुसार है ही नहीं, तो आपने हटा दिया, आपने जाके कंप्लेंट कर दी। कल को पता चला कि भाई 17 साल का ही है वो व्यक्ति और नौकरी 18 साल के बाद का व्यक्ति लगता है, 17 साल का व्यक्ति कैसे आ गया? तो आपने कर दिया। तो उसका अधिकार नहीं है, तो वो क्यों वारंटो जारी करते हैं, अधिकार परीक्षा जारी करते हैं। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आप मंत्रियों के जो ऑफिस है उस पर नहीं कर सकते, मंत्री का ऑफिस है उस पर नहीं कर सकते, किसी निजी में नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, आप निजी पे भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति क्यों इसका। अब आप देखते हैं कि काफी लोग बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उस पर भाई ये काम ये क्यों करेगा, ये उसका मर्जी है, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक और अभी 3 जो हमने पढ़ी वो, और एक इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे वो, उन चारों में हमेशा रिट लगाई जो जाती है वो क्या है? पीड़ित के द्वारा लगाई जाती है, विक्टिम के द्वारा लगाई जाती है, कि किसका क्या हुआ है, अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वो लगाएगा। पर इस वाले में क्या कहा गया? अधिकार परीक्षा में कोई भी लगा सकता है, जो भी इच्छुक व्यक्ति हो वो भी रिट दायर कर सकता है, वो भी कह सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के कि सर मेरे ये ऐसा ऐसा, तो ये व्यक्ति क्यों है, चाहे वो विक्टिम हो या ना हो। अब नेक्स्ट है उत्प्रेषण रिट, ठीक है। उत्प्रेषण रिट यहां पर होता है सूचना देना, मतलब आपको क्या करना है? सूचना देना है, इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो ये उत्प्रेषण रिट है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई काम कर रहा था, अब उससे क्या करा गया कि हाई कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट ने क्या कर लिया, वो केस ले लिया, वो केस ले लिया। क्या कहा है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, भाई उसके पास वो अधिकार नहीं फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर के उत्प्रेषण द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मतलब सीधी सी बात इतना सा है कि भाई एक तो आपके अधिकार क्षेत्र में भी ना हो, दूसरी बात ये भी कही गई है यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड बढ़ाने के लिए भी, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चले और एक सुप्रीम कोर्ट में केस चले, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट वाले को वैल्यू दी जाएगी, फास्ट फॉरवर्ड वो केस लिया जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर जाती है, वो करा जाता है सूचना देना। भाई सूचना दे कि आपने वो केस कैसे लिया और हमें सूचना देकर के वो केस वापस आप ऊपर के अधिकारी को या ऊपर की अदालत को दे दीजिए। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए देखिए, अब हमारे जो मौलिक अधिकार का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। 5 रिट मैंने आपको समझा दी है। ओके, अब देखिए इन 5 के अलावा बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। अब न्यायपालिका के अलावा भी काफी ऐसी बॉडीज, ऐसी संस्था है जो क्या करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, अधिकारों की रक्षा करती है। जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह अल्पसंख्यक आयोग किसकी बात करेगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करेगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है। और मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, ये संवैधानिक आयोग है, संविधान के द्वारा बने। और इनका जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है ना, उसके पास मंत्री जितनी ताकत है, मंत्री के पास जितनी पावर है ना, उतनी बराबर पावर उसके पास है। और अगर इसका चेयरमैन और इसका वाइस चेयरमैन के पास इतनी ताकत है कि वो जहां जाएंगे बाकायदा कलेक्टर, एसपी उसकी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि अनुसूचित जाति आयोग के चले गए, भाई किसी एरिया में चले गए और वहां गए और अच्छा यहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार देखने को मिलता है, क्यों हो रहा है, कलेक्टर रिपोर्ट दें, ठीक है, एसपी रिपोर्ट दें। ये बिल्कुल मंत्री के बराबर का दर्जा, ऐसा नहीं है ठीक है आयोग का ही तो व्यक्ति आ रहा है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे नहीं, मंत्री के बराबर का दर्जा है। इनकी रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, पूरे साल की एक जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति की फिर वो संसद में वो रिपोर्ट रखवाते हैं कि भाई अच्छा ये इतने अत्याचार दलितों पर हुए हैं, इतने पिछड़ों पर हुए हैं, इतने महिलाओं पर हुए हैं। तो अल्पसंख्यक महिला और दलितों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा क्या करा गया, मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन करा गया। तो ये अब क्या है, कानून के द्वारा बनाया गया, संसद के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, 1993 में। इसकी हम लोग आगे पूरी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसी पर होगा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सब कुछ आ जाएंगे भाई, दलितों के अधिकार भी हैं, अल्पसंख्यकों के भी हैं, महिलाओं के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, गरीबों के भी हैं, जिनको बंदी बना रखा उनके भी, इनके पास सब चीजों के अधिकार। अब इनका भी अगर चेयरमैन पहुंच गया और कलेक्टर साहब बोल दे भाई आप इन फ्यूचर कलेक्टर बन जा रहे, आने दो कोई बात नहीं, देख लेंगे नहीं बेटा, वो आपको देख लेगा, ठीक है ना। तो इन आयोगों के पास आपको बहुत अच्छे से ही काम करना होगा इन फ्यूचर, अगर आप कलेक्टर या बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो ये आयोगों की बहुत वैल्यू है बेटा, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में तो हम पढ़ेंगे और बाकी अन्य आयोगों के ऊपर हम कभी अलग से वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। अब आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिल रखे हैं। उन 6 पर मैंने बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करी है। तो इनको आप पढ़िए, उनको समझिए और उनको जीवन में उतार लीजिए, मजा ही आ जाएगा। ओके, और अब हमारे जो बाकी कुछ इन अधिकारों में चल रहा है वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।